Pranjal Tripathi, standing in front of you, wishing you all a very good morning. In today's video, I will teach you the topics that are in chapter 3. The name of chapter 3 is gravitation. In the previous video, I have talked about some major topics that were gravitation, the universal law of gravitation that was given by the great scientist Newton. In that topic, I have taught you about the force, gravitation force. Its formula was F is equal to G m1 m2 upon r square. Here F was gravitational force and G was universal gravitation constant. M1 m2 was the mass of both bodies, body 1 and body 2, and r was the distance between them, means the distance between those two bodies. So this was the formula for gravitational force, and I have also talked about centripetal force. Its formula was mv square upon r. Its formula was mv square upon r. Here, this r is the radius. Radius of the orbit. अब देखिए, इसमें कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जो फोर्स था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसमें जो आर स्क्वायर है, दिस आर इज, यहां पर जो आर यूज हुआ है, ये आर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज. ये दोनों आर सेम नहीं है. यहां पर जब यूज करेंगे आर, तो इस आर का मतलब होगा डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज. बट इन केस ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स में जब बात करेंगे तो बात करेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर. m is the mass of the planet, v is its orbital velocity, and r is the radius of the orbit on which the planet is revolving, or anything is revolving around any other object. सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पर रिक्वायर्ड होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. उस सर्कुलर ऑर्बिट में फिक्स रहने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. और इसमें जो r है, ये दैट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और यहां पर जो r है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में जब ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करेंगे तो दो बॉडीज हमने ली थी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज दिस. यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज r इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. So there should be no confusion in using the r. Now coming on our new topic, that is gravitation and Newton's law of motion. In the previous video, I have also taught about the Kepler's law, first law, second law and third law. Those laws are also very important. So let's now discuss on this topic, gravitation and Newton's law of motion. So you all probably know what is gravitation. I have told you gravitation क्या है, आप सबको पता चल गया. Now इसका न्यूटन के लॉ से क्या रिलेशन है? You know gravitation. ग्रेविटेशन में क्या होता है कि दो बॉडीज हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं किसी फोर्स से. अगर ये बॉडी इस बॉडी को कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, तो न्यूटन का जो लॉ है
third law states that every action has an equal and opposite reaction. Means if there is any force in any direction, then there is opposite force equal to that force in magnitude, equal to the magnitude of that force in opposite direction. मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट भी उस चीज पर उतना ही फोर्स लगाएगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, पहले वाले फोर्स। मींस कि दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। ये बॉडी इस बॉडी पर फोर्स लगाएगी और ये बॉडी इस बॉडी पर फोर्स लगाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें कि प्लेनेट अर्थ की, इफ वी लीव दैट chalk then it goes to ground, or we can say the earth attracts it. अर्थ अट्रैक्ट क्यों करती है? बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेविटेशन। हम लोग को ये पढ़ाया गया कि हम यहां से अगर कोई चीज छोड़ते हैं तो अर्थ की तरफ जाती है। क्यों जाती है? बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स इट। अर्थ अट्रैक्ट्स इट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और न्यूटन जी ने क्या कहा था कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देन अकॉर्डिंग टू दिस, इफ अगर ये चौक यहां से नीचे जा रही है तो इक्वल रिएक्शन मतलब जो ये जो चौक है उसको भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि अर्थ को भी चौक की तरफ आना चाहिए अट्रैक्ट होके। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों? उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो न्यूटन का जो ये थर्ड लॉ था एक्शन रिएक्शन वाला, लेकिन न्यूटन जी ने सेकेंड लॉ में अपने कहा है कि F इक्वल टू ma। दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपने ये पढ़ा होगा F इक्वल टू ma, where F is the force, m is the mass of object and a is the acceleration in that body। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? वो एक्सेलरेट करेगी। फॉर एग्जांपल ये डस्टर था, यहां पर रखा, अब हमने इस डस्टर पर फोर्स लगाया लाइक दिस। अब ऐसे फोर्स लगाया तो इसमें कुछ ना कुछ ये अपने पोजीशन से आगे बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने फोर्स लगाया तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेट हुआ, ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसकी चेंज हुई, तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन अब यहां इस फॉर्मूले से देखिए, m जो है वो डिनोमिनेटर में ले आए बाय ट्रांसफरिंग, a इक्वल टू f अपॉन m हो गया। तो यहां से हमको ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज ये होती है कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, बट इफ देयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल देन इफ वी add or increase the acceleration then mass will decrease। means inverse proportion में चीजें बढ़ती हैं कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो मास घटेगा, अगर मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन घटेगा। दोनों चीजें इनवर्स प्रोपोर्शन में चलती हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को 1 अपॉन से डिनोट करते हैं, 1 अपॉन से शो करते हैं। So here we can see A is directly proportional to force। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला चीज ये होता है कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा और अगर एक्सेलरेशन घटाएंगे तो फोर्स भी घटेगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। दैट इज हमने यहां पर लिख दिया कि A इज प्रोपोर्शनल दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन m, जहां पर 1 अपॉन
m आ गया, वहीं पर ही हम कह सकते हैं क्या कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, तो अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा किसके किसके बीच में, ये चॉक और अर्थ के बीच में, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स से फॉर ए स्टोन ऑफ 1 kg, अगर हमने माना कि ये चॉक या कोई स्टोन है जो कि 1 kg का है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस चॉक एंड द प्लैनेट अर्थ प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन दैट चॉक और ऑन दैट स्टोन, जो भी हमने लिया था स्टोन या चॉक 1 kg का। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस चॉक पर एक्सेलरेशन कितना लगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही जो एक्सेलरेशन है इसी को ही हम कहते हैं क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। नाम में ही समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन। ग्रेविटी इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसके कारण अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन आया, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो मास लिया था 1 kg का, तो उसमें एक्सेलरेशन कितने का है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों ऐसा है, क्योंकि मास हमने कितना लिया था, 1 kg लिया, मींस बहुत ही छोटी मात्रा में, कम मात्रा में, इन कंपैरिजन टू अर्थ, इन कंपैरिजन टू मास ऑफ अर्थ। तो अगर जब 1 kg लिया तो एक्सेलरेशन कितना मिला है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बट इफ वी पुट हियर मास ऑफ अर्थ, अगर यहीं पर हम मास ऑफ अर्थ रख दें, तो अब देखिए मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, घटेगा। क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सेलरेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, दोनों ही अपोजिट प्रोपोर्शन में चलेंगे। अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो इफ वी पुट द मास ऑफ अर्थ हियर, देन द एक्सेलरेशन वी गेट इज 1.63 into 10 to power -24। देखिए एक्सेलरेशन की अमाउंट कितनी है, डिक्रीज हो गई। अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीज फ्रॉम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 1.63 into 10 to power -24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मींस, इसका मतलब क्या है कि अर्थ जो है किसी चीज को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट कर रही है। उसमें एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अगर वो चीज या वो ऑब्जेक्ट या वो स्टोन या वो चॉक जो कि 1 kg की है, तो उसमें एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट, उसकी वजह से। लेकिन उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ में कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा, दैट इज 1.63 into 10 to power -24। देखिए 10 की पावर -24 कितना ज्यादा कम हो गया। जब 10 की पावर -2 करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 1/100, मतलब कि 0.01। ऐसे ही ये तो 10 to the power -24, ये तो बहुत छोटा, माइन्यूट, इसको हम नेकेड आइज से नहीं ऑब्जर्व कर सकते। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि ग्रेविटेशन का जो इफेक्ट है वो हमको स्मॉल मास की ऑब्जेक्ट्स पर दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए अगर हम चॉक ही छोड़ते हैं, क्योंकि चॉक का मास बहुत ही कम है, देन वी कैन सी और वी कैन ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन ऑन इट। Since the mass of Earth is very large in magnitude, so we can say there is acceleration, definitely an acceleration, कुछ ना कुछ acceleration है, लेकिन इतना छोटा है, it is such small that we cannot observe it, हम उसको देख नहीं सकते
कि अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ खींची चली आ रही है, ऐसा नहीं होता है जनरली। उसका रीजन आपको पता चल गया। सिंस द एक्सेलरेशन इज लार्ज ऑन दैट बॉडी ऑफ 1 kg, that is 9.8 meter per second square, that's why we can see that body going towards the earth, and in earth there is acceleration of 1.63 into 10 power minus 24, that is very small in comparison to this, that's why we cannot see earth attracted towards that object. So this was the relation between gravitation and Newton's law of motion. ये रिलेशन था किसमें? ग्रेविटेशन में और न्यूटन के मोशन के लॉज में। ऑल्दो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी न्यूटन नहीं दिया था। लेट्स नाउ डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। अब आपके बुक में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, पेज नंबर है 127। आई विल डिस्कस वन बाय वन द न्यूमेरिकल वन बाय वन। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ ऑन ए स्टोन ऑफ मास 1 kg lying on the ground. So students, see in your book that the mass of earth is given in the numerical, that is 6.4 into 10 to the power 24 kg. The radius of earth, that is equal to 6.4 into 10 to the power 3 kilometers, and g is 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. तो आपको क्या क्या गिवन है इसमें? सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है ड्यू टू अर्थ। अर्थ की वजह से उस स्टोन पर कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आएगा, ये जो है आपको क्वेश्चन में पूछा है। और क्वेश्चन में गिवन क्या है? मास ऑफ अर्थ गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है और जी की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन चीजें हैं वो नोट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल 1। सो गिवन सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो गिवन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जो कि है 6.67 नहीं दिए, 6.7 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये गिवन। दूसरी चीज क्या गिवन है? मास ऑफ अर्थ मींस m1 माना, m1 है 6.4 into 10 to the power 24 kg। मास ऑफ स्टोन, स्टोन का मास क्या है? 1 kg मास। और रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू कितनी गिवन है? 6.4 into 10 to the power 3। दिस इज इन किलोमीटर। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ग्रेविटी की जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर में है। तो मीटर स्क्वायर में है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ इसको भी क्या कर लेंगे? किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 6.4 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स? 1000 को हम लिख सकते हैं 10 to the power 3। तो ये कितना आ गया? 6.4 into 10 to the power 6 meter. Now we know that there is G, M1, M2 और R। तो फॉर्मूला क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का? यहां पे पूछा क्या गया था आपको? फोर्स पूछा गया था। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है G M1 M2 अपॉन
आर स्क्वायर। G is what? G is 6.7 into 10 to the power minus 11. M1 is what? Mass of Earth, जो कि है 6.4 into 10 to the power 24 kg। M2 कितना है? 1 kg है। और R square, R is the radius of Earth। अब यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ को यही क्यों ले लिया गया है, मतलब R क्यों ले लिया गया है। यूजली R क्या होता है कि R दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस होती है ना, तो यहां पर अर्थ की रेडियस को ही R ले लिया गया, ऐसा क्यों। अब देखिए, लेट अस सपोज दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ। ये अभी तो मैंने यहां पर इतनी बड़ी बनाई है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ का जो डायमीटर है वो दूसरी बॉडी जो कि 1 kg की है, लेट अस सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ 1 kg। ठीक है, तो अब देखिए इस जो बॉडी है 1 kg की, उसका जो कुछ डायमीटर इतना सा होगा या बहुत छोटा होगा इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखिए जो R थी दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। R जो थी वो क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, मींस इन दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच में डिस्टेंस जो है दैट इज R। तो लेट अस सपोज इस बॉडी के बीच का डिस्टेंस, इस बॉडी के सेंटर से इस अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस है R। नाउ अब देखेंगे जब ये, तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग लाइक दिस, दिस इज R। अब हम लोग R को कैपिटल R क्यों मान लेते हैं? बिकॉज जो अर्थ की रेडियस है वो बहुत लार्ज है इन कंपैरिजन टू दिस, तो हम इतने डिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लेते हैं इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस R, इतने को नेग्लिजिबल मान लिया, तो यूजुअली कितने हुए? दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ R। कहने का मतलब क्या है कि उतनी डिस्टेंस जो यहां से इस सर्कमफेरेंस से इस बॉडी के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, उतनी डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, बहुत छोटी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि अर्थ की जो रेडियस है दैट इज 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। 10 to the power 6 मतलब आप समझ रहे हैं कि 6 4 1 2 3 4 और 5। This is the radius of Earth, means ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 64 lakh meters. 64 lakh meters is the radius of Earth. अब अर्थ से उस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी? मुश्किल से जो भी हो, बाई चांस हमने मान ली 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर, अब वो 1 2 या 10 इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है कि नहीं है? बहुत छोटा है, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं? नेग्लिजिबल मानते हुए उन दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस ये मानते हैं कि ये बॉडी बिल्कुल अर्थ पर ही रखी है। तो हम डिस्टेंस कितना ले लेते हैं? R, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमने इसलिए यहां पर कैपिटल R स्क्वायर लिख दिया। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? 6.4 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे ऊपर से 6.7 into 6.4 into 10 की पावर -11 है, इधर 10 की पावर 24,
कितना आ जाएगा ऊपर 10 to the power 24 minus 11 that is equal to 30 upon 6.4 into 6.4 into 10 to the power 6 into 10 to the power 6. Why it is? Because there was a square. अब 6.4 से 6.4 कैंसिल, 10 to the power 13, अब यहाँ 10 to the power 6, यहाँ पे भी 10 to the power 6, तो कितना हो गया 10 to the power 12. तो यहाँ पर आ गया 6.7 into 10 to the power 13 upon 6.4 into 10 to the power 12. अब 10 to the power 12 ऊपर जाएगा तो 13 minus 12 पावर माइनस हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 6.7 into 10 upon 6.4 that is 67 upon 6.4. तो आंसर कितना आया आपके, आंसर आया 10.47 न्यूटन, 10.47 न्यूटन। जब आप इसको 67 को 6.4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10.47 न्यूटन। न्यूटन क्यों? बिकॉज फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। तो आप लोग समझ गए ये न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ये जो हमारा मेन फॉर्मूला है इसको याद रखेंगे बस, G m1 m2 upon r square। Your second numerical says that if the distance between Earth and the Moon is 3.84 into 10 power 5 kilometer, then calculate the force exerted by the Earth on the Moon। आपको कहा जा रहा है कि अगर डिस्टेंस किसके किसके बीच में, अर्थ और मून के बीच में, यहां पर देखिए आपको क्लियरली दे दिया गया अर्थ और मून के बीच में, इनके बीच की हम लोग जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मून भी अर्थ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, उसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। छोटी चीज होती तो अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान लेते, बट मून का भी रेडियस अर्थ के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट है, तो उसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। So in that second numerical, the given things are the distance between Earth and the Moon. That means r is given. R is 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में दिया है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। दैट मींस 3.84 into 10 to the power 5 into 10 to the power 3 दैट मींस 10 to the power 8 मीटर। अब ये कैसे हो गया, 1 किलोमीटर में कितने 10 to the power 3 मीटर, और 10 to the power 3 का 10 to the power 5 में किया तो पावर ऐड हो गई, 10 to the power 8 आ गया। अब गिवन क्या है, मास ऑफ अर्थ भी गिवन है आपके क्वेश्चन में, मास ऑफ मून भी गिवन है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी वैल्यू दी गई है। मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून जो कि हम मानते हैं m1 मान लिया हमने, आप कोई भी मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी बॉडी को m1 मान सकते हैं, किसी भी बॉडी को m2 मान सकते हैं। तो m1 हमने मास ऑफ मून माना है 7.4 जो कि गिवन है आपके क्वेश्चन में, 7.4 into 10 to the power 22 kg। m2 जो है मास ऑफ अर्थ, ये कितना दिया गया है, मास ऑफ अर्थ दिया गया है 6.4 into 10 to power 24 kg। और दिया गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, दैट इज g इज इक्वल टू 6.7 into 10 to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए, व्हेन आई वाज टीचिंग अबाउट दिस
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन द प्रीवियस वीडियो। जब मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, तो मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमने बताई थी 6.67। तो 6.67 क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्या करते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, इसलिए क्वेश्चन में दे देते हैं कई जगह 6.7। तो अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा 6.7 तो आप लोग यही वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो यही पुट करेंगे, अदरवाइज आप कौन सी यूनिट पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, देन यू विल पुट 6.67 into 10 to power minus 11। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला पता है इसका, फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए सब कुछ हमारे पास गिवन है, G की वैल्यू गिवन है, m1 की है, m2 की है, r की भी। अब खाली इसमें हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू पुट करते हैं 6.7 into 10 to the power minus 11। m1 is what, m1 is 7.4 into 10 to the power 22। m2 is 6.4 into 10 to the power 24 upon r square। r is 3.84 into 10 to the power 8 इसका होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 2.15 into 10 की पावर 20 न्यूटन। 2.15 into 10 की पावर 20 न्यूटन। ये आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो काफी टाइम लगेगा। आंसर मैंने बता दिया।